हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ विंडो एक्सप्लोरर। इसके चार ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, अ ड्राइव, पीसी, अ वेब ब्राउज़र और फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन इन विंडो। तो इसका सही आंसर है फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन इन विंडो। अब इसके बारे में हम कुछ जानकारी साझा कर रहा हूँ मैं आपके साथ। जो फाइल एक्सप्लोरर है उसे पहले विंडोज़ एक्सप्लोरर के रूप में भी जाना जाता था। इसका जो फाइल एक्सप्लोरर है वो उसको विंडोज़ 95 का जो ओएस का वर्ज़न आया था, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, उसके साथ ही इसको भी रिलीज़ किया था। यह फाइल सिस्टम तक पहुँचने के लिए एक ग्राफिकल वे प्रदान करता है हमको, जिसमें हम जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है वो हमें ग्राफिकल वे में हमको यहाँ पर दिखाई देता है। माई कंप्यूटर भी हमारा फाइल एक्सप्लोरर के अंतर्गत ही खुलता है, जिसमें हम जितने भी हमारे फाइल फोल्डर हैं उनको हम सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये सब काम हम विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अ कंट्रोल यूनिट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर फैब्रिकेटेड ऑन अ स्मॉल चिप इज आल्सो कॉल्ड एज। माइक्रो कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई जो एक छोटी चिप पर फैब्रिकेट हुई होती है उसे क्या कहा जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा है पोर्ट, तीसरा है स्लॉट, चौथा है बोर्ड। तो इस क्वेश्चन का पहला सही आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है? माइक्रो प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है जो मदरबोर्ड के केंद्र में फैब्रिकेट की हुई होती है, जो कंप्यूटर में लगे सभी कंपोनेंट को कंट्रोल करती है। माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ कंप्यूटर में नहीं बल्कि कैलकुलेटर से लेकर घड़ी, टेलीविज़न और हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मशीन में लगा होता है। ये बात अलग है कि किसी प्रोसेसर की क्षमता कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो इससे जिसकी जो क्षमता होती है उसको हम कोर के माध्यम से भी जान सकते हैं कि कंप्यूटर की जो हमारा प्रोसेसर है उसकी क्षमता कितनी होगी। कोर बेसिकली होता क्या है? कोर प्रोसेसर के अंदर लगी हुई एक गणना करने वाली एक यूनिट होती है, जिस चिप पर प्रोसेसर की गति निर्भर करती है। प्रोसेसर में अलग अलग कोर के होते हैं, एक सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, डेका कोर। तो डुअल कोर प्रोसेसर का मतलब यह है कि दो कोर का प्रोसेसर होता है जो सिंगल प्रोसेसर की तुलना में तेज़ी से काम करता है। क्वाड कोर प्रोसेसर में चार इंडिपेंडेंट यूनिट होती हैं जिन्हें कोर कहते हैं, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। हेक्सा कोर में मल्टी कोर प्रोसेसर होते हैं जो 6 कोर के साथ आता है। इसमें डुअल कोर और क्वाड कोर प्रोसेसर की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से कार्य करने की क्षमता होती है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर में 8 प्रोसेसर होते हैं। डेका कोर में 10 प्रोसेसर एक साथ लगे होते हैं चिप पे, जो कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की मेनली विशेषता होती है कि अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक यूज एंड एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर विशिष्ट उपयोग और अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रम का एक समूह है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है हमारे पास, एप्लीकेशन, फर्मवेयर, सिस्टम एंड प्रोसेसर। तो इसका सही ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम समझते हैं जिसके अंतर्गत हम एप्लीकेशन, फर्मवेयर, सिस्टम, सॉफ्टवेयर तीनों को हम समझ लेंगे, जिससे कि हमें अगला कोई क्वेश्चन हमारे पास आए तो उसको हम इजीली जान सकें। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को एक निर्देश प्रदान करता है कि कंप्यूटर कैसे काम करे। सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि कंप्यूटर तो मशीन है, उसको समझने के लिए एक सेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। तो वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है और हार्डवेयर को कमांड देता है। तो जो हार्डवेयर को कमांड देने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उससे हम आउटपुट मिलता है। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं बेसिकली, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में काम करते हैं और जिनके बिना कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता, मतलब इनका कंप्यूटर के अंदर होना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण हैं हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, इंटरप्रेटर। ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो किसी कंप्यूटर के अंदर विशेष तरीके के कार्य करने के लिए हम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। मतलब उससे हम कुछ स्पेशल कार्य करते हैं, वो हमारी आवश्यकता के अनुसार ही हम उसको कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। अगर हमको आवश्यकता नहीं है तो हम कंप्यूटर के अंदर उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। ये
किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही हम इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा हुआ फ़ोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए हम कंप्यूटर में डालते हैं। तीसरा है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं। ये कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम इसको कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। ये कंप्यूटर के काम को और आसान बना देते हैं। उदाहरण के लिए एंटीवायरस हो गया, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन हो गया, डिस्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन टूल्स हो गए, कंप्रेशन टूल्स हो गए, डिस्क क्लीनअप टूल्स हो गए, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, बैकअप यूटिलिटी, ये सब चीज़ें कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ाने में ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ाने में बहुत लाभकारी होते हैं और इनका उपयोग कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिलेटिवली फास्टेस्ट स्टोरेज मीडियम। अपेक्षित रूप से निम्न में से कौन सा सबसे तेज भंडारण माध्यम है। तो ये आपके दो क्वेश्चंस आपके सेम पेपर में पूछे गए थे। एक 10 नंबर का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द रिलेटिवली सॉर्टेड एक्सेस टाइम। निम्न में किस मेमोरी का अभिगमन समय अपेक्षित कम होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सॉल्यूशन में एक मेमोरी हिरार्की यहाँ पर शो करी है। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर दिखाया है कि किस मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना कम है और किसका एक्सेस टाइम ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो सबसे टॉप पर आपको दिख रहा है रजिस्टर सबसे टॉप पर पिरामिड में दिख रहा है। तो रजिस्टर का एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, लेकिन साइज़ इसका क्या होता है, छोटा होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कैश मेमोरी का साइज़ रजिस्टर की तुलना में बड़ा होता है और एक्सेस टाइम रजिस्टर की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके बाद आती है हमारी मेन मेमोरी में हमारी आती है रोम। तो मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम केज के बाद आता है, साइज़ भी इसका केज के बाद बड़ा होता है। फिर इसके बाद होता है फ्लैश डिस्क में आती है हमारी पेन ड्राइव्स वगैरह आती है हमारी फ्लैश डिस्क में आती है। ट्रेडिशनल डिस्क जिसको हम मैग्नेटिक डिस्क वगैरह भी बोलते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया हमारी, तो ये ट्रेडिशनल डिस्क के अंतर्गत आती है। और रिमोट स्टोरेज वाली, तो ये इंटरनेट पर जो हमारा डेटा स्टोरेज होता है तो वहाँ का एक्सेस टाइम है। तो सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम हमारा रिमोट सेकेंडरी स्टोरेज का होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे प्रोमेड में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारा एक्सेस टाइम कम होता जाएगा और हमारी कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी और साइज़ हमारा छोटा होता जाएगा। और जैसे जैसे आप पिरामिड में नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा एक्सेस टाइम बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है और हमारी कॉस्ट क्या है, कम होती चली जाती है। तो कभी भी आपके पास अगर मेमोरी से संबंधित इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस पिरामिड के माध्यम से आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। निम्न में से कौन सी एक टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, डिजिटल, अकाउस्टिक, वेब। तो हमारे पास तीन जो दिख रही हैं हमारे को, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ये तीन हमारी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी है और डिजिटल हमारी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि तीन तरह के से हमारे पास जो हैं 4 तरीके से टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी हैं। चारों मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब की है। पहली है रेजिस्टिव टच स्क्रीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधी टच स्क्रीन। एक ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड की तरह होती है। इस प्रकार की टच स्क्रीन में एक फ्लेक्सिबल अपर लेयर होती है जो कि कंडक्टिंग पॉलिस्टर प्लास्टिक से बनी होती है। जब इस टच स्क्रीन को प्रेस किया जाता है तो एक वोल्टेज पास करता है और जिस जगह पर टच किया जाता है उस जगह पर टच को प्रोसेस करता है। इस प्रकार के टच स्क्रीन का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है सुपरमार्केट में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए, और रजिस्टिव टच स्क्रीन का ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है हमारा कैपेसिटिव टच स्क्रीन। एक कंट्रोल डिस्प्ले होती है जो ह्यूमन फिंगर के स्पर्श के द्वारा इनपुट लेती है। रजिस्टिव की तुलना में कैपेसिटिव टच स्क्रीन हाई क्लैरिटी देती है और हल्के संपर्क से ही अधिक सटीक के साथ काम करती है। कैपेसिटिव टच स्क्रीन स्मार्टफोन, टैबलेट आदि में हम इस्तेमाल करते हैं। अवरक टच स्क्रीन, इंफ्रारेड टच स्क्रीन में ग्रिड पैटर्न ऑफ एलईडी और लाइट डिटेक्टर फोटो सेल का इस्तेमाल किया जाता है। एलईडी से इंटरफ्रेड लाइट निकलती है जो स्क्रीन के सामने से निकलती है और जब स्क्रीन को टच किया जाता है तो बीम के रास्ते की रुकावट आती है। स्क्रीन के अंदर एक माइक्रोचिप लगी होती है जो उन बीम की संख्या को कैलकुलेट करती है और जहां पर बीम में रुकावट आती है उसे प्रोसेस करने के लिए कंट्रोलर को निर्देश देती है। चौथा है हमारा सरफेस वेव टच स्क्रीन, सतह लहर टच स्क्रीन। यह अल्ट्रासोनिक वेव
को टच स्क्रीन के ऊपर से गुजारा जाता है और जब स्क्रीन का टच किया जाता है तो स्क्रीन को एक छोटे से स्थान पर वेव में बदलाव होता है। अल्ट्रासोनिक वेव में इसी बदलाव के कारण यह टच किए गए लोकेशन का पता करके कंट्रोलर को प्रोसेसिंग के लिए निर्देश देती है। इस टच स्क्रीन की तुलना में यह बहुत अधिक एडवांस, अन्य टच स्क्रीन जितनी भी हैं उनकी तुलना में बहुत एडवांस होता है। तो ये हमारी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी थी। और डिजिटल एक सिस्टम होता है जो बाइनरी पर काम करता है, जिसको बोलते हैं 0 और 1। तो ये किसी तरह की एक टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हमारा आंसर रहेगा डिजिटल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैश मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड। फ्लैश मेमोरी को और क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं प्राइमरी मेमोरी, टेरिटरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी। तो बेसिकली अगर हम मेमोरी की बात करें तो हमारी मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत 2 पार्ट्स आते हैं हमारे, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम मेमोरी हमारी फास्टेस्ट मेमोरी होती है और वोलेटाइल होती है, मतलब जिसमें लाइट या कंप्यूटर बंद होने के बाद डेटा पूरी तरीके से इरेज हो जाता है। और जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है हमारी। इसके बाद हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसे बोलते हैं हार्ड डिस्क, जिसके अंतर्गत हमारी CD DVD आते हैं, जिसके अंतर्गत यह साइज़ में बड़ी होती है और नॉन वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो हमारी जो फ्लैश मेमोरी होती है वह तत्व मेमोरी, टेरिटरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मेमोरी होती है जो सेक्टर और ब्लॉक में डिवाइडेड होती है। मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आदि सभी फ्लैश मेमोरी के एग्जाम्पल होते हैं। मोबाइल फ़ोन और आईपॉड आदि में फ्लैश मेमोरी की मदद से ही डाटा को स्टोर किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिस्ट ऑफ द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू डू दिस वर्क। चरण दर चरण निर्देश होते हैं तो कंप्यूटर को बताते हैं उसे कैसे काम करता है। एल्गोरिथम, हार्डवेयर, डेटा एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एल्गोरिथम हमारा आंसर रहेगा। एल्गोरिथम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो किसी समस्या को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर को परिभाषित करता है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है अपेक्षित परिणाम प्राप्त करना और इसमें कई निरंतर स्टेप होती है जिनको समाप्त होने के बाद ही आउटपुट मिलता है। तो एल्गोरिथम के बेसिस पर ही यहाँ पर प्रोग्राम हमारे डिज़ाइन किया हो जाता है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम उसका मेन प्रूफ होता है। एल्गोरिथम उस बताती है कि प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से निर्देश दिए जाएं जिससे कि हमको डिज़ायर आउटपुट प्राप्त हो। तो एल्गोरिथम हमारा यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंटेड द मैकेनिकल कैलकुलेटर फॉर द एडिंग नंबर। संख्याओं को जोड़ने के लिए यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, न्यूटन, ब्लेस पास्कल और पियानो। तो इसका सही आंसर है ब्लेस पास्कल। पहला यांत्रिक कैलकुलेटर सन 1642 में फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल ने निर्माण किया था। सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में इस यंत्र का उन्होंने निर्माण किया था। इस कैलकुलेटर में सिर्फ 3 ही न्यूमेरिक ऑपरेशन होते थे, जैसे जोड़ना, गुणा करना और घटाना। तो हमारा सही आंसर है ब्लेस पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबोल्स कम्स अंडर। कोबोल निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज एंड नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। तो कोबोल का इसका पहला आंसर है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत कोबोल होती है। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसको बेसिकली व्यापारियों की भाषा भी कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है और बेसिकली व्यापारियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा की बात करें तो प्रोग्रामिंग भाषा का सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, कंप्यूटर से किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है जो प्रोग्रामिंग भाषा में ही बनाया जाता है जिससे कि कंप्यूटर उसको आसानी से समझ सकें। जो कंप्यूटर की जो भाषा होती है वह 2 तरीके की होती है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो 2 तरह की होती है, जिसमें मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज बेसिकली 0 और 1 के फॉर्म में वर्क करती है। इसमें 2 ही अंकों का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी कोड लिखा जाता है वो 1 और 0 के फॉर्म में लिखा जाता है जिसको मशीनी अंडरस्टैंड कर सकती है। दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज।
लैंग्वेज, इसे असेंबली भाषा में लिखा जाता है। इसके अंतर्गत कुछ मेमोनिक कोड का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि ये ह्यूमन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में, थोड़ा सा समझने में आसानी हो। और इसको कन्वर्ट करने, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर एक प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। सेकंड जो भाषा होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हाई लेवल सोर्स कोड को आसानी से पढ़ा जाने वाला सिंटेक्स होता है, जिसे बाद में लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित किया जाता है। इसे विशिष्ट सीपीयू द्वारा पहचाना और चलाया जा सकता है। इसके लिए हमें कंपाइलर की आवश्यकता होती है। कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा हमारी होती है C++, जावा, पाइथन, कोबोल, PHP, जावा स्क्रिप्ट, रूबी, बेसिक आदि हमारी सभी हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट फॉर द बायोमेट्रिक सेंसर। निम्न में से कौन बायोमेट्रिक सेंसर की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर है वेन पैटर्न, फिंगरप्रिंट्स, ब्लड ग्रुप्स एंड हैंड जियोमेट्री। तो वेन पैटर्न, फिंगरप्रिंट्स, हैंड जियोमेट्री तीनों ही बायोमेट्रिक की विशेषता है। ब्लड ग्रुप इसका एक विशेषता नहीं है। जो बायोमेट्रिक शब्द है ग्रीक शब्द बायो और मेट्रिक से तैयार किया गया है। यहाँ पर जेव का अर्थ है जीवन और मेट्रिक का मतलब है मापना। बायोमेट्रिक का उपयोग किसी भी व्यक्ति की शारीरिक और व्यवहार संबंधी विशेषताओं को पहचान करने के लिए किया जाता है। पहचान गया तरीका पारंपरिक तरीकों से ही चुना गया है, जिनमें इसकी सटीकता और स्थिति संवेदनशीलता के लिए पिन नंबर, पासवर्ड शामिल हैं। डिजाइन के आधार पर इस प्रणाली का उपयोग पहचान प्रणाली या प्रमाणीकरण प्रणाली के रूप में किया जाता है। इन प्रणालियों में निम्न प्रकार के विभाजित किया जाता है, जिसमें सिरा पैटर्न, वेन पैटर्न, फिंगरप्रिंट्स, हाथ की ज्यामिति, DNA, आवाज़ पैटर्न, आइरिस पैटर्न, अक्षर, गतिशील चेहरे का पता लगाना आदि शामिल है। तो हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा ब्लड ग्रुप का इस्तेमाल बायोमेट्रिक सेंसर के लिए नहीं किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर डिस्प्ले डिवाइस LED स्टैंड फॉर। LED का फुल फॉर्म क्या है? तो LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फंक्शन रो B3 इन ओपन ऑफिस कैल। तो यहाँ ओपन ऑफिस कैल्क में किस रो B3 फंक्शन का क्या आउटपुट रहेगा? तो जो रो फंक्शन होता है वो रेफरेंस नंबर को शो करता है, तो रेफरेंस की रो संख्या को बताता है। जो भी आप पैरामीटर रो ब्रैकेट के अंदर डालेंगे वो उसकी संख्या नंबर बता देगा कि किस कॉलम की किस रो में ये है। जैसे रो B3 है तो यहाँ 3 इसकी रो नंबर को दिखा रहा है, तो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा 3। Which of the following is used to evaluate answer sheet in which answer are marked with the pen or pencil? पेन या पेंसिल को चिन्हित उत्तरों पत्रकों को मूल्यांकन है तो निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पेन पेंसिल के लिए OMR का इस्तेमाल हम करते हैं। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OM एक विशेष प्रकार का ऑप्टिकल स्कैनर है जिसका उपयोग पेन या पेंसिल द्वारा किए गए चिन्हों के प्रकार को पहचानने के लिए किया जाता है। इसमें कुछ विकल्पों में से एक चयन और चिन्हित किया जाता है, मतलब जो OMR सीट के अंदर 4 ऑप्शन होंगे उनको पेंसिल से भरा जाता है, उसको यह आइडेंटिफाई करता है। तो हमारा आंसर होगा OMR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? स्पीकर, माइक्रोफोन, जो स्टाइलस और जॉयस्टिक। तो यहाँ पर स्पीकर हमारी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि स्पीकर के माध्यम से जो भी ऑडियो होता है वो हम प्राप्त करते हैं। ऐसी डिवाइस है जिनके द्वारा कंप्यूटर में डेटा इन किया जाता है वो हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, और जिनसे डेटा प्राप्त किया जाता है वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो यहाँ कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस मैंने यहाँ पर बाइफरगेट की है। जैसे इनपुट डिवाइस में हमारा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, डिजिटल टैबलेट, लाइट पेन, टच स्क्रीन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन आदि हैं। आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर हमारे आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा स्पीकर। विच रेफरेंस टू साउंड पिच इंक्रीज वेन इंक्रीज। ध्वनि के संदर्भ में बढ़ाने पर पिच बढ़ जाती है। तो यहाँ पर डेसिबल, तीव्रता, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी या ले। तो ध्वनि की आवृत्ति के लिए कान की प्रतिक्रिया को ध्वनि का पिच कहा जाता है। स्रोत और कंपन जितना तेजी से होता है उतनी ही उच्च आवृत्ति होती है, इसलिए उच्चतर पिच होती है। यदि आवृत्ति कम है तो पिच कम होती है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी पर हमारी पिच भी हाई रहेगी। तो हमारा आंसर रहेगा फ्रिक्वेंसी मीन्स आवृत्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजोल्यूशन मीन्स क्वालिटी इमेज, मतलब अगर हम रिजोल्यूशन को बढ़ाएं या घटाएं तो इमेज की क्वालिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम हाई रिजोल्यूशन की इमेज रखेंगे तो हमारी इमेज भी हाई क्वालिटी की रहेगी। तो हमारा ऑप्शन रहेगा हाई और हायर। रिजोल्यूशन एक उपाय है जिसका उपयोग किसी चित्र की तीक्ष्णता और स्पष्टता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। हाई रिजोल्यूशन करता है हाई गुणवत्ता वाली इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउज़र वाज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर में तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वेब ब्राउज़र होता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। इसके अलावा मोजिला, क्रोम, ओपेरा, ये सब जितने भी एक्स्ट्रा ब्राउज़र हैं ये सब हम हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत इंस्टॉल करते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। हार्ड ड्राइव डिस्क फेलियर की समस्या को निदान करने के निम्न में से कौन से विकल्प चरणों का उत्तम क्रम दिखता है। तो कोई भी हार्ड डिस्क फेलियर होती है तो उसके लिए हम क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं जिनके माध्यम से हमें पता चल सके। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारी फिजिकल कनेक्टिविटी। हम केबल को जांच करेंगे कि अगर केबल प्रॉपर तरीके से कनेक्ट है या नहीं है। बायोस के सेटअप में चेक करेंगे कि बायोस की जो सेटिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं। बूट सेक्टर में वायरस चेक करेंगे कि वायरस से इफेक्टेड तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा डिस्क फेलियर आ रहा है। जो हमारे पार्टीशन है वैलिड पार्टीशन अगर हमारे सिस्टम के अंतर्गत किए गए कि नहीं किए, पार्टीशन वैलिड है कि नहीं उसकी जांच हम करेंगे। और हमारा जो फाइल सिस्टम है वो वैलिड है कि नहीं है। इन सब चीज़ों की हम इस ऑर्डर में अगर चेक करते हैं तो हम हार्ड डिस्क फेलियर को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारा आंसर फर्स्ट रहेगा। निम्न में से कौन सा नेटवर्क उपयोग का एक लाभ नहीं है। नेटवर्क का क्या एक बेनिफिट नहीं है वो हमको यहाँ पर डिफाई करना है। तो फाइल सिक्योरिटी हम नेटवर्क में कर सकते हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के माध्यम से। टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे पास जिसके माध्यम से हम बहुत सारी फाइलों को नेटवर्क पर सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा है पेरिफेरल शेयरिंग। अगर हमारे पास जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको अगर हम कनेक्ट करते हैं तो नेटवर्क के माध्यम से हम इजीली उनको शेयर कर सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस से संरक्षण, ये एक ड्रॉबैक है। यहाँ पर आपकी जो डेटा है वो वायरस इसमें इफ़ेक्ट कर सकता है आपके। तो वो प्रोटेक्शन है वो हम यहाँ पर नहीं नेटवर्क में कर पाते हैं। डेटा का एक्सेस, इजी एक्सेस टू डेटा को आसानी से हम नेटवर्क के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इजीली एक्सेस कर सकते हैं बाया नेटवर्क। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है हमारे नेटवर्क के बेनिफिट हैं। और फोर्थ जो है वायरस संरक्षण है हमारा संरक्षण नहीं है, ये हमारा ऑप्शन गलत है यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर रहेगा थर्ड, वायरस से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज एन एग्जांपल एक्सेस द कंट्रोल सिस्टम। नियंत्रण प्रणाली का एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जाम्पल वाईफाई, हॉटस्पॉट, एक्सेस कार्ड और मॉडेम। तो एक्सेस कार्ड हमारा एक नियंत्रण जिसके माध्यम से कितने यूज़र्स हमारे डेटा को एक्सेस करेंगे या नोड को एक्सेस करेंगे वो एक्सेस कार्ड के माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है। A web browser may deny access of website or at least warn to use the when security of the website is expired. वेब ब्राउज़र किसी वेबसाइट के एक्सेस देने से इनकार कर सकता है या कम से कम यूज़र की चेतावनी दे सकता है जब वेबसाइट का सर्टिफिकेट समाप्त हो जाता है। अगर किसी वेबसाइट का अगर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो वो यूज़र को एक चेतावनी देता है कि आप जिस वेबसाइट पर जा रहे हैं वो सिक्योर नहीं है, आप उसको उसका एक्सेस देने से हमको इनकार कर देता है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उस सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र होना, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। तो हमारा आंसर आएगा सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेज़र प्रिंटर डज नॉट यूज़, लेज़र प्रिंटर का उपयोग नहीं करता है। रिबन होल्डर, अ लेज़र बीम या फोटो कंडक्टिव ड्रम, टोनर कार्टेज। तो लेज़र जो प्रिंटर होता है हमारा उसका मेन पार्ट होते हैं हमारे जो उसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं वो होता है टोनर कार्टेज, ड्रम यूनिट, लेज़र बीम, कोरोना वायरस। तो रिबन होल्डर हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा जो कि लेज़र प्रिंटर में नहीं पाया जाता है। TIFF इमेज आर, TIFF इमेज क्या होती हैं। तो TIFF इमेज का फुल फॉर्म होता है टेक्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। यह एक इमेज का प्रकार होता है। ये एक अनकम्प्रेस्ड इमेज होती है, अनकम्प्रेस्ड इमेज होती है हमारी।
ठीक है। कंप्यूटर्स दैट होस्ट अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट इज़ कॉल्ड, अ कंप्यूटर जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है उसे कहा जाता है, तो उसे वेब सर्वर कहा जाता है। वेब सर्वर वह सॉफ्टवेयर होता है जो वेब पेज सर्व करता है, अर्थात जब सॉफ्टवेयर जो वेब पेजों का उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाता है। किसी भी कंप्यूटर में वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर स्थापित करके उसे इंटरनेट से जोड़कर उपयोगकर्ता तक उसे वेब पेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है और बदला जा सकता है। वेयर आर द विंडो टेंस डिफ़ॉल्ट आइकन लोकेटेड, तो जो कंप्यूटर होता है उसमें हमारी जो फाइलों के शॉर्टकट्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, वो हमारे सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ फोल्डर के अंदर सिस्टम 32 के अंदर वो हमारे आइकन स्थित होते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा सी, विंडोज़ सिस्टम 32। माउंटिंग ऑफ फाइल सिस्टम मीन्स क्रिएटिंग अ फाइल सिस्टम, डिलीटिंग अ फाइल सिस्टम, अटैचिंग द फाइल सिस्टम और डायरेक्टिंग स्ट्रक्चर। तो माउंटिंग एक फाइल सिस्टम, माउंटिंग का मतलब होता है फाइल सिस्टम के अंतर्गत माउंट को अटैच। अब वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट निम्न में से किसका संग्रहण है? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट वेब सर्वर, दूसरा वेब पेजेस, तीसरा है वेब ब्राउज़र, फोर है www। तो हमारा वेब सर्वर जिसके माध्यम से हमें वेब पेजेस प्राप्त होते हैं, वेबसाइट पर डेटा अपलोड होता है वो वेब सर्वर कहलाता है। वेब पेजेस बेसिकली वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज, मल्टीपल वेब पेज का कलेक्शन हमारा वेबसाइट कहलाता है। तो हमारा आंसर रहेगा 2। वेब ब्राउज़र क्या होता है? जिसके माध्यम से हम एक कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, जैसे हमारा मोज़िला हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सब हमारे वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, जो इंटरनेट जिसके माध्यम से हम एक्सेस करते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा वेब पेजेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेप्स ऑफ एमएस वर्ड 2016। तो हमारा जो क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन है, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, व्यू, टेबल, रेफरेंस एंड फॉर्मेट। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि जो रेफरेंस वाला ऑप्शन है, उस रेफरेंस वाले ऑप्शन पर जब हम वर्ड के अंदर मेन्यू पर रेफरेंस टैब पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमको क्रॉस रेफरेंस का एक ऑप्शन दिखाई देता है। तो हमारा आंसर रहेगा रेफरेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच की इज़ यूज टू स्टार्ट अ स्लाइड शो इन एमएस पावर पॉइंट। स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है F3, F1, F2, F5। तो सही आंसर है F5। F5 के माध्यम से हम स्लाइड शो को ऑन कर सकते हैं और एस्केप की के माध्यम से हम स्लाइड शो से बाहर आ सकते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा F5। अगला क्वेश्चन है हमारा, इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प ग्रुप ऑफ पीपल ऑन अ नेटवर्क टू वर्क टुगेदर एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो नेटवर्क पर लोगों के समूह को एक साथ काम करने की जानकारी साझा करने की मदद करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है फर्मवेयर, ग्रुपवेयर, लाइववेयर और मिडलवेयर। तो इसका आंसर है ग्रुपवेयर। ग्रुपवेयर is a collection of computer software that help members or people of a group work better together. Groupware allow group member to communicate clearly with each other, to coordinate their work and to collaborate with each other. मीन्स ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर का समूह है जहाँ पर मल्टीपल पीपल्स और मेंबर्स एक साथ काम कर सकते हैं और रिसोर्सेज को साझा कर सकते हैं, एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जिससे काम इजीली और इजी और आसान हो जाता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ग्रुपवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन आइकन इज क्लिक्ड इन MS वर्ड टू डिस्प्ले पैराग्राफ एंड अदर हिडन मार्क्स। MS वर्ड में निम्नलिखित किस बटन क्लिक करने से पैराग्राफ और अन्य छिपे मार्क प्रदर्शित होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास व्यू, शो एंड हाइड, एडिटिंग एंड फॉन्ट। तो इसका सही आंसर है शो एंड हाइड। शो एंड हाइड ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पैराग्राफ के अंदर जितने भी पैरा इंटर किए गए हैं या स्पेस, ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं,
वो हमारे को एक स्पेशल सिम्बल्स के थ्रू दिखते हैं, जैसे स्पेशल लाइन है या इस ब्लैंक स्पेस है तो वो डॉट के द्वारा दिखाई देता है। और पाई जो सिंबल आपको यहाँ पर दिख रहा है उसके माध्यम से कहाँ कहाँ आपने पैराग्राफ के अंदर एंटर मारे हैं, एंटर यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, लाइन बदली गई है तो वो आपको पाई के माध्यम से दिख जाएंगे और ब्लैंक स्पेस आपको डॉट के माध्यम से दिखाएंगे। तो हाइड एंड शो ऑप्शन के माध्यम से हम छिपे हुए पैराग्राफ को देख सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा शो एंड हाइड। What is the keyboard shortcut to open, find and replace window in MS Word? MS Word में फाइल एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट निम्न में से कौन सा? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं Ctrl+H, Ctrl+R, Ctrl+F, Ctrl+S। तो यहाँ इसका सही आंसर है हमारा Ctrl+H। Ctrl+H जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस की एक विंडो ओपन हो जाती है जिसके अंदर आप फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। Ctrl+F के माध्यम से हम सिंपली सर्च मेन्यू को खोल सकते हैं, तो जो आपको नेविगेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देता है Ctrl+S के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर रहेगा Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंपेयर कमांड ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द मेन्यू टैब इन MS वर्ड 2016। तो MS वर्ड 2016 में मेन्यू टैब के अंतर्गत कंपेयर कमांड का विकल्प हमें कहाँ दिखाई देता है? तो इसके लिए ऑप्शन है होम, रिव्यू, इंसर्ट और व्यू। तो कंपेयर कमांड हमको रिव्यू टैब के अंदर दिखाई देती है। मैंने एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है जिसमें हम MS वर्ड के मेन्यू के रिव्यू टैब पर जब क्लिक करते हैं तो हमें रिव्यू टैब के अंदर जो कमांड्स हैं वो दिखाई देती हैं। तो उसमें कंपेयर कमांड आपको दिखाई दे रही होगी, तो रिव्यू टैब के अंदर आपकी कंपेयर कमांड आएगी। तो हमारा आंसर रहेगा रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वर्किंग ऑन डॉक्यूमेंट हाउ कैन यू ओपन एन अनदर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट MS वर्ड 2016। MS वर्ड 2016 में एक दस्तावेज पर काम करते समय आप मौजूदा दस्तावेज को कैसे खोल सकते हैं? तो इसके लिए आपको फाइल टैब के अंदर MS वर्ड के मेन्यू फाइल पर आप क्लिक करेंगे। फाइल के अंदर आपको ओपन ऑप्शन दिखाई देगा और ओपन ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा जो काम किया गया है या वर्किंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वहाँ दिखाई देंगे। तो उस डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। अगर आप फाइल के अंदर न्यू पर क्लिक करते हैं तो न्यू से आप एकदम न्यू फ्रेश कॉपी नई फाइल की आप खोल सकते हैं। ओपन ऑप्शन के माध्यम से आप आपके कंप्यूटर में पहले से एग्जिस्टिंग फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है फाइल, ओपन एंड सिलेक्ट डॉक्यूमेंट। After completion of work, your Word document file need to be saved. Which of the following can be used for this purpose? दस्तावेज फाइल में काम को पूरा करने के बाद उसे सहेजने की आवश्यकता होती है, निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फाइल को सेव करने के लिए जिस ऑप्शन की हमको आवश्यकता होती है, सेव या सेव एज, तो चारों ऑप्शंस के अंदर हमारे पास सेव एज दिखाई दे रहा है। तो सेव और सेव एज दोनों के माध्यम से ही हम फाइल को सुरक्षित कर सकते हैं। तो फाइल टैब के अंदर ही दोनों ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। तो सेव के माध्यम से हम जिस करंट फाइल को काम कर रहे हैं उसको अपडेट करके सेव कर सकते हैं, और सेव एज के माध्यम से हम हमारे पास अगर कोई फाइल पहले से उसमें अपडेशन के साथ एक नई प्रतिलिपि हम कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो सेव एज के माध्यम से हम कर सकते हैं। Ctrl+V के माध्यम से हम पेस्ट करते हैं। F10 दबाने से सेव नहीं होता है, Shift+Enter दबाने से भी आपकी फ़ाइल सेव नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन है ए, फाइल मेन्यू पर जाएं और फिर सेव एज पर क्लिक करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनी कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द भीम के माध्यम से राशि स्थानांतरित की जा सकती है। तो भीम के माध्यम से हम किसी भी समय 24/7 कभी भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो हमारा आंसर होगा किसी भी समय। विच ऑफ फॉलोइंग चार्ट इज़ यूज टू शो ट्रेंड ओवर द टाइम। निम्न में से कौन सा चार्ट समय के साथ रुझान दिखाने के लिए किया जाता है? तो लाइन चार्ट का इस्तेमाल हम बेसिकली ट्रेंड दिखाने के लिए करते हैं। लाइन चार्ट का प्रयोग समय के साथ डेटा के रुझानों में हो रहे बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। लाइन चार्ट श्रृंखला में क्षैतिज लाइन के रूप में प्रदर्शित करती है। इन लाइन को देखकर आसानी से इस बात का पता किया जा सकता है कि डाटा का मान कब और किस समय कितना था। Change the case option, capitalize each word is also known as in some of the older MS Word version। कुछ पुराने MS Word संस्करणों में चेंज विकल्प कैपिटलाइज ईच वर्ड को
रूप में भी जाना जाता है। तो टाइटल केस के नाम से भी कैपिटलाइज ईच वर्ड को पुराने संस्करण में जाना जाता है। तो सही आंसर है टाइटल केस। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज वैलिड कमांड ऑप्शन इन लेआउट मेन्यू टेप ऑफ MS वर्ड 2016। निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2016 के लेआउट मेन्यू टेप में एक वैध कमांड का विकल्प नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइन, नेविगेशन, पेन। तो जैसा कि मैंने एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे ही हम पेज लेआउट पर क्लिक करते हैं तो मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज का ऑप्शन हमको यहाँ दिखाई देता है। नेविगेशन पेन का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो हमारा आंसर रहेगा नेविगेशन पेन। MS वर्ड में एक चयनित पाठ के रूप फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए अन्य पाठों में प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? तो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का उपयोग सेम फॉर्मेटिंग को डॉक्यूमेंट के अन्य पार्ट पर अप्लाई करने के लिए हम करते हैं। तो हमारा ऑप्शन रहेगा फॉर्मेट पेंटर। जस्टिफाई अलाइनमेंट से आप क्या समझते हैं? तो हमारे पास अलाइनमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया है, पैराग्राफ बनाए हैं, तो वो किस तरीके से प्रदर्शित हो। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है सभी टेक्स्ट बाईं ओर से शिफ्ट हो जाती हैं। तो इसका मतलब होता है कि पूरा जो डॉक्यूमेंट रहेगा आपका लेफ़्ट साइड से बिल्कुल बराबर रहेगा और राइट साइड से जिगजैग मैनर में रहेगा। तो इस अलाइनमेंट को बोलते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट। दूसरा है शब्दों के बीच रिक्त स्थान जोड़ता है ताकि प्रत्येक पंक्ति के दोनों किनारे दोनों मार्जिन के साथ संरेखित हो जाएं। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से आपके डॉक्यूमेंट में ब्लैंक स्पेस जोड़कर उसको बराबर कर देता है, जिससे कि दोनों साइड से वो बराबर दिखे। तो उसे बोला जाता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो हमारा सही आंसर है जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए शब्दों के बीच रिक्त स्थान को जोड़ता है ताकि प्रत्येक पंक्ति के दोनों किनारे दोनों मार्जिन एक साथ संरेखित हों। सभी टेक्स्ट दाईं ओर शिफ्ट हो जाती हैं। दाईं ओर शिफ्ट मतलब सीधे हाथ की राइट साइड शिफ्ट हो जाए और राइट साइड से अलाइन रहें और लेफ्ट साइड से जिगजैग मैनर में आपका डॉक्यूमेंट दिखे, तो इसे बोला जाता है राइट अलाइनमेंट। टेक्स्ट मध्य में सेंटर हो जाती हैं तो इसे कहा जाता है आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो सेंटर से स्टार्ट होता है और बेसिकली इसे सेंटर अलाइनमेंट कहा जाता है। हेडिंग्स वगैरह के लिए हम सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा बी या 2। The process of sending file from one your computer to other computer over internet is called। इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर में फ़ाइल भेजने की प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है? कंप्यूटर पे आपके कंप्यूटर से कोई फ़ाइल इंटरनेट पे ट्रांसफ़र करना अपलोडिंग कहलाता है। डाउनलोडिंग का मतलब होता है इंटरनेट से फ़ाइल को डाउनलोड करना, किसी के दूसरे कंप्यूटर से फ़ाइल को लाना। ब्राउजिंग मतलब सर्च करना होता है। क्रॉलिंग, तो हमारा ऑप्शन रहेगा अपलोडिंग। न्यू पाइवेट टेबल्स आर इन लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट। नई पाइवेट टेबल स्वतः निर्धारित रूप से लेआउट में होती है। तो आपकी जो पाइवेट टेबल होती है बाय डिफ़ॉल्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है। तो हमारा आंसर रहेगा कॉम्पैक्ट। बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन MS वर्ड द विड्थ ऑफ पेज इज देन हाई ऑफ द पेजेस। MS वर्ड में स्वतः निर्धारित पेज ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई पेज की ऊंचाई से क्या होती है? तो बाय डिफ़ॉल्ट जब MS ऑफिस हम ओपन करते हैं तो हमारा पेज का जो ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट मतलब खड़ा, जिसमें पेज की लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। और एक ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप, जिसमें पेज की चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबाई कम होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होता है पोर्ट्रेट, जिसमें उसकी ऊंचाई पेज की चौड़ाई पेज की ऊंचाई से कम होती है। तो हमारा आंसर होगा लेस और कम। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फॉन्ट साइज कैन बी सिलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट इन MS वर्ड। MS वर्ड के ड्रॉप डाउन में सूची के निम्न में से किस सबसे छोटे फ़ॉन्ट का उपयोग किया जाता है? तो सबसे छोटा फ़ॉन्ट अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट बात करें अगर ड्रॉप डाउन में तो 8 आता है, लेकिन अगर हम अगर इसके फ़ॉन्ट को बदलना चाहें तो फ़ॉन्ट का साइज़ आप मिनिमम 1 तक जा सकते हैं, लेकिन ड्रॉप डाउन के अंदर मिनिमम फ़ॉन्ट का साइज़ होता है 8 और मैक्सिमम अगर आप इसकी बात करेंगे तो मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ आपके वर्ड के अंदर होता है 1638 तक आप जा सकते हैं।
जहाँ पर आप अपने ड्रॉप डाउन की अगर हम बात करेंगे तो ड्रॉप डाउन में ये साइज़ आपका 72 या 96 तक दिखाई देता है, लेकिन आप 16 से 38 तक जा सकते हैं, मिनिमम 1 तक जा सकते हैं, लेकिन ड्रॉप डाउन में मिनिमम साइज़ होता है 8। तो हमारा आंसर रहेगा 8। यूजिंग विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन यूज़र कैन क्रिएट हैंगिंग इंडेंट इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया? तो कंट्रोल टी शॉर्टकट की के सहायता से हम हैंगिंग इंडेंट को मूव करा सकते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा कंट्रोल टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम एस वर्ड में एक बड़ा कैपिटल अक्षर होता है जिसका उपयोग किसी पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत को सजावटी रूप में किया जाता है। तो ड्रॉप कैप के माध्यम से हम पहले अक्षर को हम कैपिटल या बड़ा दिखा सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा दिखता है, तो इसका ऑप्शन है ड्रॉप कैप। स्ट्रीमिंग डेटा मूव्स efficiently across the internet by being broken up into the little bits known as। डेटा को इंटरनेट पर अधिक प्रभावी ढंग से स्ट्रीम करने के लिए निम्न में से किन छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जाता है? तो इंटरनेट के अंदर अगर नेटवर्क में डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करता है तो पैकेट के फॉर्म में वह मूव करता है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा पैकेट्स के माध्यम से डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो आंसर है पैकेट्स।